गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में कूलॉम का नियम पढ़ा अपन ने और कूलॉम के नियम पर माध्यम का क्या प्रभाव हुआ ये पढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुल आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। दो से अधिक अगर आवेश है तो उन आवेशों के कारण किसी परीक्षण आवेश पर परिणामी बल के लिए क्या नियम है। करते हैं शुरुआत अपन, है ना। बहुल आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत बहुल आवेशों के कारण अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। हमारे पास में दो से अधिक आवेश है, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn। इन आवेशों के कारण हमारे पास में एक और कोई बिंदु है, P बिंदु ले सकते हैं, O बिंदु ले सकते हैं, ये P बिंदु। इस P बिंदु पर हमने एक परीक्षण आवेश रख रखा है। परीक्षण आवेश एक अति सूक्ष्म धनात्मक आवेश है। इस पर हम जानना चाहते हैं कि आवेश कितना बल लगा। देखिए, इस Q1 आवेश के कारण यहाँ कितना बल होगा, क्योंकि दोनों धनात्मक है तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, है ना। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दूर जाता हुआ ऐसे बल लग रहा है। कुछ नाम भी दे सकते हैं अपन इस बल को। क्या नाम दे? इस बल को नाम दे दिया अपन ने F1 के कारण O पर बल या जीरो पर बल। 1 के कारण 0 पर बल नाम दे दिया FO1। और आपसे कोई कहेगा कि FO1 कितना होगा, तो भैया कूलॉम के नियम से, कूलॉम का नियम अपन ने पढ़ा है, कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q0 Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी, इस डिस्टेंस का नाम लेते हैं, इस दूरी का नाम रख देते हैं। कितना नाम रखते हैं? R01 ये, और इसका वर्ग R01 का। और सदिश रूप में लिखना है, क्योंकि ये तो बल तो सदिश राशि है। सदिश रूप में लिखना है तो सदिश की क्या विशेषता होती है? सदिश दो चीजों से मिलकर बनता है, परिमाण और इस बल की दिशा। दिशा कैसे लिखते हैं? तो एकांक सदिश के द्वारा। ये ना एकांक सदिश इतना होगा। किसके कारण? ये इन दोनों आवेशों के कारण बल। कूलॉम के नियम से हमने जाना है इन दोनों आवेशों के मध्य इतना बल लगेगा। पर यहाँ तो और भी आवेश है। कौन सा? ये रहा। इसके कारण भी यहाँ पर बल होने वाला है। कितना है? तो नाम रख दिया मैंने 2 के कारण 0 पर बल। ये भी है, यहाँ पर भी होगा। कितना है? ये है आपके पास, है ना, n के कारण 0 इस Q0 पर बल। इस तरीके से हो। यहां पर आपसे कहे कि F02 कितना होगा, तो F02 का मान भी लिख लीजिए इसी की तरीके से। कितना होगा F02? 1/4 एप्सिलॉन 0 Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर। और क्या है? R02 का के एंड सो ऑन। इसी तरीके से
हम लिख सकते हैं कि F0m कितना होगा, तो ये बल होगा आपके पास में Q0 Qm अपॉन R0m का स्क्वायर R0m। क्या कहना क्या चाहता है ये अध्यारोपण का सिद्धांत, क्या कहना चाहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई आवेशों का समूह हो, ग्रुप ऑफ चार्जेस हो, दो से अधिक आवेश हो, किसी दो से अधिक आवेशों के समुदाय के कारण, आवेशों के समूह के कारण किसी परीक्षण आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल, प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले, प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले कूलॉम बल के सदिश योग के तुल्य होता है। ये है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है ये? अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी परीक्षण आवेश पर, ये परीक्षण आवेश है, F0 परिणामी बल है, Q0 आवेश पर ये परिणामी बल है, जो प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले कूलॉम बल के सदिश योग के तुल्य होता है। यहां पर ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य, यहाँ पर ये जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी इस पर भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि साहब कोई दो आवेश है, इन आवेशों के मध्य में F बल है, एक अन्य आवेश और लाकर रख दिया गया है, तो बताइए इन आवेशों के मध्य अब बल कितना कार्य करेगा? तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो दो आवेशों के मध्य बल लग रहा है वो तीसरे आवेश की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। यानी ये अध्यारोपण के सिद्धांत के अंदर ये बात भी शामिल है। अगर हमें 1 मार्क्स में अध्यारोपण का सिद्धांत पूछते हैं तो हमें सीधे इसका केवल कथन लिखना है, सीधे इसका क्या करना है? कथन लिखना है। कैसे कथन देंगे? हम कहेंगे दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलॉम बल अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। यानी हम अध्यारोपण के सिद्धांत को दो पदों में ले रहे हैं। इस कथन को, इस स्टेटमेंट को दो भागों से बना मान रहे हैं। पहला भाग है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलॉम बल अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट, एक आवेशों के समूह के कारण, n आवेशों के समूह के कारण, दो से अधिक आवेशों के समुदाय के कारण किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला कूलॉम बल प्रत्येक आवेश के कारण, प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले कूलॉम बल के सदिश योग के तुल्य होता है। यानी माना कि हमारे पास Q1 Q2 डैश 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 Qn n आवेश है। इन आवेशों के कारण जो P बिंदु है जहां पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है और इस परीक्षण आवेश से Q1 Q2 डैश डैश Qn की जो दूरियां हैं वो दूरियां हमने ले ली है R01, R02, R0n, क्योंकि ये तो विस्थापन सदिश है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ क्योंकि सदिश राशियां हैं जिनकी दिशाएं भी उसी दिशा में है, इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, ये सब सदिश राशि। और अगर हमें कोई कहे कि एक के कारण, Q1 आवेश के कारण Q0 पर बल जो है F01 सदिश है, दो के कारण शून्य पर परीक्षण आवेश पर बल F02 है और nवें आवेश के कारण जो बल है, nवें आवेश के कारण जो बल है F0n है,
तो इस अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, इस अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी बल जो है वो प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले, प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले कूलॉम बल के सदिश योग के तुल्य होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। बस ये यहाँ हम चाहें तो इन F01, F02, F0n इन सभी के मान रख सकते हैं। ठीक है, इनके हम मान रख सकते हैं। तो मान रखिए, कैसे रखेंगे? देखो, पहला वाला जो है 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 के पहला। दूसरे के कारण है ना, दूसरे आवेश के कारण एंड सॉन nवें आवेश के लिए, है ना, nवें आवेश के लिए क्या लिखेंगे? 1/4π ε0 Q0 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर और R0n का के। हमने सारे मानों को यहां लिख दिया है इस सूत्र में। ये है आपके अध्यारोपण का सिद्धांत। इसका कथन महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में कथन पूछा हुआ है ना। बहुल आवेशों के कारण अध्यारोपण के सिद्धांत का कथन लिखिए। 2 पदों में लिख दीजिए कि इन 2 आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलॉम बल है तीसरे आवेश की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। और दूसरा स्टेटमेंट, n आवेशों के समूह के कारण या 2 से अधिक आवेशों के समुदाय के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला कूलॉम बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले कूलॉम बल के सदिश योग के तुल्य होता है। ये है बहुल आवेशों के कारण कूलॉम का अध्यारोपण का सिद्धांत। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। दोनों को हम परिभाषित करने करें शुरुआत। चलिए सर, हमारे पास में है इसका जो पॉइंट है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं। क्या परिभाषा थी गुरुत्वीय क्षेत्र की? अगर हमारे पास में कोई द्रव्यमान, जैसे ये पृथ्वी है हमारी, है ना, इसका द्रव्यमान कैपिटल M, इसके चारों ओर एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में द्रव्यमान के कारण चारों ओर एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कुछ और द्रव्यमान लाकर रख दूंगा तो उस पर एक बल लगता है और वो बल था F=mg। यानी कि वह क्षेत्र जिसमें रखा द्रव्यमान बल अनुभव करता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसकी जगह हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इस द्रव्यमान की जगह हम ले रहे हैं एक आवेश, और उस आवेश के कारण भी वहां एक क्षेत्र है जिसमें रखे अन्य परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा। इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ये था गुरुत्वीय क्षेत्र। हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र के। गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा थी वह क्षेत्र जिसमें रखा द्रव्यमान बल अनुभव करता है। यानी ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र है। अगर मेरे पास ये जो द्रव्यमान है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये सीधा ही नीचे जा रहा है। नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि इस पर एक बल लग रहा है। वो बल है, इसलिए ये बल के कारण नीचे जा रहा है। वो बल कितना है? F = mg। यानी यहां पर
वह क्षेत्र जिसमें रखा ये द्रव्यमान बल अनुभव करता है वो गुरुत्वीय क्षेत्र है। ठीक ऐसे ही वह क्षेत्र जिसमें ये आवेश रखा है और ये आवेश एक बल अनुभव कर रहा है वो विद्युत क्षेत्र। ये है, ठीक है। हम सीधे विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, वह क्षेत्र जिसमें रखा आवेश बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र का वह क्षेत्र जिसमें रखा आवेश बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र। आप सबको पूछे चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, वह क्षेत्र जिसमें रखा चुंबकीय ध्रुव बल अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसमें रखा द्रव्यमान बल अनुभव कर रहा है, यानी द्रव्यमान कहीं बल अनुभव कर रहा है तो गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। आवेश अगर कहीं बल अनुभव कर रहा है वो विद्युत क्षेत्र होगा। कहीं एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव अगर कहीं पर बल अनुभव कर रहा है निश्चित ही वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये परिभाषा हो गई विद्युत क्षेत्र। हमें जानना है, जिस भौतिक राशि के बारे में जानना है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भौतिक राशि आ गई और इसको हम कैपिटल ई से लिखेंगे, कैपिटल ई से लिखेंगे। 11th में आया था गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और इस गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने जी से लिखा, सूत्र था F/m। बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। अब हम लिख रहे हैं जी की जगह लिख रहे हैं ई से। यहाँ पर गुरुत्वीय गुरुत्वाकर्षण का बल था, यहाँ पर कूलॉम बल है। यहाँ जो काम द्रव्यमान करना था यहाँ वही काम आवेश करेगा। हाँ ठीक है, अगर परीक्षण आवेश है आप हम इसको Q0 नाम देते हैं, चलेगा। क्योंकि यहाँ पर F एक सदिश राशि है, F एक सदिश राशि है, E भी सदिश राशि है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। परिभाषित कैसे करें? तो गुरुत्वाकर्षण में परिभाषा थी इकाई द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बिल्कुल, इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इकाई यानी कि मैं Q0 को 1 कर दूं। परिभाषा देने का तरीका भी देखो, एक कूलॉम पर Q0 का मान 1 कर दूं तो क्षेत्र उतना ही होगा जितना बल होगा। तो ये परिभाषा रटनी नहीं है, ये ऐसा तरीका है, परिभाषा देने का एक तरीका रहेगा हमेशा ही। क्या तरीका है? इकाई आवेश पर, यानी कि मैं परीक्षण आवेश कितना कर दूं, इकाई कर दूं। कैसा है? धनात्मक। याद रखिएगा, हम ऋणात्मक नहीं करेंगे, इजी बनाने के लिए इसको हम धनात्मक परीक्षण आवेश देंगे। परिभाषा कैसे देंगे? देखिए, धनात्मक इकाई परीक्षण आवेश पर, इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला कूलॉम बल कह सकते हैं, लगने वाला विद्युत बल कह सकते हैं, सिंपल बल भी लिख सकते हैं। लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बस ये परिभाषा होगी। अब हमें पूछा जाता है कि क्या ये सदिश राशि है? बिल्कुल सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि साहब ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो पहली बात है ये सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? आप देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन है ना। बल का मात्रक देखिए न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलॉम। इसका मात्रक हो गया न्यूटन अपॉन कूलॉम।
एक आएगा जो आगे आने वाला है, फॉर्मूला सूत्र आगे आएगा, और मात्रक में अभी से लिख देता हूं, वो है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, दो मात्रक है। ये तो अभी आपको सामने दिख रहा है, नेक्स्ट आगे जब आने वाला है तो मैं बता दूंगा कि कहां से है। सदिश राशि मात्रक है इसका न्यूटन प्रति कूलॉम, वोल्ट प्रति मीटर। विमीय सूत्र भी बता सकते हैं यहाँ पर। विमीय सूत्र हमारा एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है यहाँ पर। विमीय सूत्र याद करो, बल का विमीय सूत्र M1 L1 T - 2, बल का विमीय सूत्र। और कूलॉम दो चीजों से मिलकर बना, एम्पियर और टाइम से, है ना, एम्पियर पर इंटू सेकंड। बस अब आप इसको हल कर लीजिए। M1 L1, देखो T नीचे भी है, 1 ऊपर आ जाएगा, -2 पहले ही है, -1 और जुड़ जाएगा, -3, प्लस का 1 है ना, ऊपर जाकर हो गया -1, -1 हो जाएगा, -2 पहले से ही है, -3 हो गया। ए नीचे था 1, ऊपर जाकर हो जाएगा -1। ये है इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा एग्जाम में आती है। और क्या पूछेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कूलॉम के नियम से ज्ञात कीजिए। कूलॉम के नियम से ही करेंगे। बिंदु आवेश अगर है तो कूलॉम का नियम वहां मान्य है। बिंदु आवेश अगर नहीं है, आवेश का वितरण अलग तरीके से है, तो फिर हम वहां पर आगे नया पढ़ेंगे, गाउस का नियम करेंगे। ठीक है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमारा नेक्स्ट हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, इसमें कुछ पूछना है तो बोलो, चले आगे नेक्स्ट। ठीक है, देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, नाम भी दे सकते हैं, स्मॉल q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए सर, करें शुरुआत। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानना पड़ेगा? मानना कि O बिंदु पर एक +q आवेश स्थित है। माना कि O बिंदु पर +q आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, हर बार जो हम ये बिंदु लेंगे, ये P बिंदु ही लेंगे, अभिष्ट बिंदु है ना, P लेंगे। मूल बिंदु को हमेशा ही O लेंगे, और मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति बता रहा है वो हमारा स्थिति सदिश है, वो R है। हमें इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम क्या करते हैं, यहां पर एक परीक्षण आवेश रख देते हैं Q0। परीक्षण आवेश क्यों रखा? +q भी आवेश है, Q0 परीक्षण आवेश है। इन दोनों आवेशों के मध्य क्या लगेगा? बल। और इस बल के लिए हम जानते हैं इसके नियम से, कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से। क्या कहता है कूलॉम का नियम? इन दोनों आवेशों के बीच बल कितना लगेगा? 1/4πε0 Q0 r²। ये तो आपने बल बताया, हमें क्या चाहिए? हमें बताना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम ये जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ये कहती है कि इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यानी जो भी F का मान है ऊपर,
उसमें Q0 का भाग दे दीजिए, तो F का मान तो ये रहा, F का मान तो ये है। भाग किसका देना है इसमें, भाग किसका देना है, 1/Q0 का, Q0 का भाग देना है, दे दीजिए Q0 का भाग। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। क्या आया आंसर फाइनल, फाइनल आंसर क्या आया आपके पास, फाइनल आंसर आया E = 1/4πε0 Q/r²। ये रहा परिणाम विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मान आ गया आपके पास में 1/4πε। तो K भी लिख सकते हैं, यानी इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ E = k Q/r², ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये रहा। आपको साहब इसको तो सदिश रूप में व्यक्त करो, सदिश रूप में व्यक्त करना हो, सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में, सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में आप इसको कैसे लिखोगे, देखेंगे E पर आप ऐसा एरो लगा लीजिए, सदिश रूप KQ तो है KQ/r², है ना, ये परिमाण हो गया, और एकांक सदिश व्यक्त करता है दिशा को, ये तरीका हो गया लिखने का, है ना। किसी भी भौतिक राशि को सदिश रूप में लिखना है तो उसका परिमाण और उसकी दिशा KQ/r² और r के सदिश रूप में लिखो। ये है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है ना। नेक्स्ट जो क्लास लेंगे हम, उस क्लास के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पढ़ेंगे वो विद्युत द्विध्रुव लेंगे, और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे अपन।